My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, मानवाधिकार एवं कर्तव्य दैट इज ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास हम सभी लोगों ने पिछली कक्षाओं में किया है और अभी तक हम सभी लोग 450 अर्थात 450 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास कर चुके हैं। उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग अन्य महत्वपूर्ण 25 अर्थात 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे जो संबंधित होंगे मानवाधिकार। क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज हम सभी लोग 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात 25 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि संबंधित होंगे मानवाधिकार एवं कर्तव्य से, उसका अभ्यास करेंगे आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर, जो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 451 या प्रश्न संख्या 451। क्वेश्चन इज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अधिकांशतः आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है और आपके ऑप्शन हैं, विकल्प हैं ए 10 जनवरी, बी 10 फरवरी, सी 10 अक्टूबर एंड डी 10 दिसंबर। अर्थात ए है 10 जनवरी, बी है 10 फरवरी, सी है 10 अक्टूबर या डी है 10 दिसंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 जनवरी नहीं, 10 अक्टूबर नहीं, 10 फरवरी, बल्कि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10 दिसंबर या 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 452, प्रश्न संख्या 452। बंगाल विभाजन किस सन में हुआ? इन विच ईयर डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक्स प्लेस? एंड योर ऑप्शंस आर ए 905, बी 906, सी 907 और डी 908। ए है 1905 ईस्वी में, बी है 1906 ईस्वी में, सी है 1907 ईस्वी में और डी है 1908 ईस्वी में। डियर स्टूडेंट्स, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था या बंगाल विभाजन किस सन में हुआ। इन विच ईयर डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक्स प्लेस? तो कब हुआ था? 6 नहीं, 8 नहीं, 7 नहीं, बल्कि 905 में 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 453, प्रश्न संख्या 453। प्रश्न है, माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेडक्वार्टर ऑफ माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप इज लोकेटेड एट, एंड योर ऑप्शंस आर ए एम्स्टर्डम, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क या डी रोम। माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है या रोम में है? ये आपके प्रश्न है। तो कहाँ पर है? द हेडक्वार्टर ऑफ माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप इज लोकेटेड एट, इट इज़ नॉट लोकेटेड इन एम्स्टर्डम, नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, नॉट लोकेटेड इन रोम, बट इट इज़ लोकेटेड इन लंदन। अर्थात माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? लंदन में स्थित है और द हेडक्वार्टर ऑफ माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप इज लोकेटेड एट लंदन। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 454, प्रश्न संख्या 454। प्रश्न है, NHRC इज, NHRC का नाम आपने सुना होगा, तो NHRC से क्या अभिप्राय है? या NHRC है या NHRC इज? एंड योर ऑप्शंस आर ए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी, बी नेशनल ह्यूमैनिटी राइट्स कमीशन, सी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड डी नेशनल ह्यूमन राइट्स
काउंसिल। तो डियर स्टूडेंट्स, NHRC किसे कहते हैं या NHRC का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी नहीं है, नेशनल ह्यूमैनिटी राइट्स कमीशन नहीं है, नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल नहीं है, बल्कि क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। NHRC मीन्स नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, या हिंदी में हम इसको राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहते हैं या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं, और शॉर्ट में इसको NHRC कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 455, प्रश्न संख्या 455। प्रश्न है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन राइट्स की रचना किसने की थी? थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज रिटन बाय, एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं ए मैकफार्लेन, बी मैकआर्थर, सी मैकडोनाल्ड एंड डी मैकमिलन। तो डियर स्टूडेंट्स, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये जो पुस्तक है, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मैकमिलन नहीं, डोनाल्ड नहीं, आर्थर नहीं, बल्कि मैकफार्लेन के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। सो द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन राइट्स के जो ऑथर हैं वो कौन है? मैकफार्लेन, LJ मैकफार्लेन है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन राइट्स की रचना LJ मैकफार्लेन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 456, क्वेश्चन इज, कौन सा मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 में उल्लिखित है? विच फंडामेंटल राइट्स इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं ए राइट्स ऑफ इक्वलिटी या स्वतंत्रता का अधिकार, बी पहला है ए समानता का अधिकार, बी है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और डी है संस्कृत व शिक्षा का अधिकार। तो जो हमारे संविधान का आर्टिकल 19 से 22 है या अनुच्छेद 19 से 22 है, वो किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से, स्वतंत्रता के अधिकार से, शोषण के विरुद्ध अधिकार से, या संस्कृत एवं शिक्षा के अधिकार से संबंधित। इसमें से जो चारों विकल्प हैं, इसमें से क्या है? जो आर्टिकल 90 टू 22 है वो राइट्स टू इक्वलिटी से रिलेटेड नहीं है, शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित नहीं है, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार से संबंधित नहीं है, बल्कि यह जो रिलेटेड है यह संबंधित है स्वतंत्रता के अधिकार से। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, राइट टू फ्रीडम और राइट्स टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। द राइट टू फ्रीडम गारंटीज फ्रीडम फॉर सिटीजन्स टू लिव अ लाइफ of dignity among other things. These are given in Article 90, 20, 21, 21A and 22 of the Indian Constitution. तो इस तरह से आर्टिकल 19 to 22 या अनुच्छेद 19 से 22 जो है वह स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। Here the B option is the right option. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 457, प्रश्न संख्या 457। प्रश्न है, भारत में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इन विच ईयर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया, एंड योर ऑप्शंस आर ए 1950, बी 1951, सी 1952 और डी 1953। अर्थात भारत में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था भारत में, या प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो पारित किया गया था 1950 में नहीं, 52 में नहीं, 53 नहीं, बल्कि 1951 या 1951 में पारित किया गया था। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भारतीय संविधान में पहली बार 1951 या 1951 में संशोधन किया गया। इसे कॉन्स्टिट्यूशन या फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के नाम से जाना जाता है या जाना गया। इसे संसद में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 10 मई 1951 को पेश किया गया था, जिसे 18 जून 1951 को संसद के द्वारा या पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया। तो इस तरह से भारत का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1951 या 1951 में पारित हुआ था। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 458, प्रश्न संख्या 458। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संप्रभु शक्ति कहाँ निहित है? फेयर इज द सॉवरेन पावर वेस्टेड इन इंडिया एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड योर ऑप्शंस आर ए पार्लियामेंट, बी जुडिशरी, सी पीपल एंड डी प्रेसिडेंट। अर्थात भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संप्रभु शक्ति कहाँ निहित है? संसद में, न्यायपालिका में, जनता में या राष्ट्रपति में। तो डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान के अनुसार जो संप्रभु शक्ति है वह संसद नहीं, न्यायपालिका नहीं, राष्ट्रपति नहीं, बल्कि पीपल ऑफ इंडिया या भारत की जनता में निहित है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। द ऑब्जेक्टिव्स
specified in the preamble constitution the basic structure of the Indian constitution which cannot be amended. और preamble में क्या है? The opening and last sentence of preamble, we the people adopt, enact and gives the ourselves this constitution signifies the power is ultimately vested in the hands of the people. जो जब प्रस्तावना या प्रेम्बल की को हम पढ़ेंगे देखेंगे तो वहाँ पे वी द पीपल ऑफ द इंडिया से स्टार्ट है, अर्थात इससे यह पता चलता है कि जो संप्रभु शक्ति है वह कहाँ है, पीपल ऑफ द इंडिया या हैंड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया में निहित है. सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 459, प्रश्न संख्या 459. प्रश्न है भारतीय संविधान का प्रस्तावना कब संशोधित किया गया? इन विच ईयर प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड? एंड योर ऑप्शंस आर ए 1975, बी 1976, सी 1977 और डी 1978. तो भारतीय संविधान का प्रस्तावना कब संशोधित किया गया था? 1975 नहीं, 77 नहीं, 78 नहीं, बल्कि 1976 या 1976 में संशोधित किया गया. सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. 1976 में 42nd अमेंडमेंट या 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था. और इस संशोधन के द्वारा 3 नए शब्द कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया. और अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है. कब हुआ है? 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ है और इस संविधान संशोधन के द्वारा 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता. सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 460, प्रश्न संख्या 460. प्रश्न है किस राज्य ने सर्वप्रथम 1970 में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया था? विच स्टेट वाज फर्स्ट टू पास लोकायुक्त एक्ट इन 1970? एंड योर ऑप्शंस आर ए उड़ीसा, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब एंड डी हरियाणा. तो विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू पास लोकायुक्त एक्ट इन 1970? 1970 में किस राज्य के द्वारा सर्वप्रथम जो है लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था? तो महाराष्ट्र नहीं, हरियाणा नहीं, पंजाब नहीं, बल्कि उड़ीसा के द्वारा पारित किया गया था. सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. उड़ीसा में सर्वप्रथम 1970 में लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था. अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 461, प्रश्न संख्या 461. प्रश्न है 44वां या 44th जो अमेंडमेंट होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है, वह कब पारित किया गया? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? इन विच ईयर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज passed? And your options are A 1976, B 1977, D 1978 और D 1979. तो डियर स्टूडेंट्स, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित होता है? 1976 नहीं, 77 नहीं, 79 नहीं, बल्कि क्या है 1978 या 1978 में पारित होता है. तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित होता है? 1978 में, 1978 में. सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. भारत के संविधान में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार या मूल अधिकार से हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया. तो इस तरह से जो संपत्ति का अधिकार है अब वो हम फंडामेंटल राइट्स नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं, बल्कि क्या है, वह एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार है. और यह जो विधिक अधिकार बनाया गया है संपत्ति के अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था. अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 462, प्रश्न संख्या 462. प्रश्न है अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि एवं संस्कृत के संरक्षण का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर इज mentioned? And your options are A Article 25, B Article 26, C Article 28 and D Article 29. अर्थात A है अनुच्छेद 25 में, B है अनुच्छेद 26 में, C अनुच्छेद 28 में या D अनुच्छेद 29 में. तो अल्पसंख्यकों के भाषा, लिपि एवं संस्कृत के संरक्षण का अधिकार जो भारतीय संविधान में वर्णित है वो किस अनुच्छेद में है? 26 नहीं, 25 नहीं, 28 नहीं, बल्कि आर्टिकल 29 या अनुच्छेद 29 में वर्णित है. सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. आर्टिकल 29 या अनुच्छेद 29. अनुच्छेद 29 अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि और संस्कृति रखने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को उनका संरक्षण और विकास करने का अधिकार प्रदान करता है. सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 463, प्रश्न संख्या 463, प्रश्न है एंटोनियो ग्राम्सी बिलोंग्स टू, या एंटोनियो ग्राम्सी का देश था। एंटोनियो ग्राम्सी बिलोंग्ड टू, एंड योर ऑप्शंस आर ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी इटली एंड डी फ्रांस। तो एंटोनियो ग्राम्सी का देश कौन सा था, यह प्रश्न है। तो कौन सा है? इंग्लैंड नहीं, जर्मनी नहीं, फ्रांस नहीं, बल्कि वो इटली के निवासी थे। इटली है उनका मूल देश। एंटोनियो ग्राम्सी का देश कौन सा है? इटली है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंटोनियो फ्रांसिस्को ग्राम्सी वाज अ फाउंडिंग मेंबर एंड वन टाइम लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली। वे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली के लीडर भी रह चुके हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एंटोनियो ग्राम्सी का देश कौन सा है? इटली है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 464, प्रश्न संख्या 464, प्रश्न है किस देश में महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का अधिकार प्रदान किया गया? इन विच कंट्री विमेन वर फर्स्ट गिवन टू द राइट टू वोट? इन योर ऑप्शंस आर ए कनाडा, बी जर्मनी, सी न्यूजीलैंड एंड डी यूनाइटेड किंगडम। डियर स्टूडेंट्स, किस देश में महिलाओं को सर्वप्रथम मतदान का अधिकार प्रदान किया गया था? इन विच कंट्री विमेन वर फर्स्ट गिवन टू द राइट टू वोट? तो कनाडा नहीं, जर्मनी नहीं, यूके नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश है, इस देश में सर्वप्रथम महिलाओं को मतदान देने का अधिकार प्रदान किया गया था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जहां 1893 में 1893 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिलाया दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 465, प्रश्न संख्या 465, प्रश्न है भारत सरकार ने दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता हेतु कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं? व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स हैज बीन रिजर्व्ड by the government of India for equality of opportunity in government jobs for the differently abled? जो differently abled हैं, दिव्यांग विद्यार्थी हैं, दिव्यांग बालक हैं, उनके लिए सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता को सुनिश्चित करते हुए कितने प्रतिशत सीटों को रिजर्व रखा गया है, कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण या आरक्षित किया गया है? और आपके विकल्प हैं ए 4%, बी 5%, सी 3% एंड डी 10%। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत सरकार ने दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता हेतु कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं? तो 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि 3% या 3% सीटें आरक्षित की हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। विकलांगता, समान अवसर, अधिकार, सुरक्षा और पूर्ण सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु विकलांगता अधिनियम 1995 के तहत भारत सरकार सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को आरक्षण या रिजर्वेशन प्रदान करती है। और इस नीति के तहत ग्रुप ए, बी, सी एवं डी की सभी नौकरियों जिनके लिए सीधी भर्ती आयोजित की जाती है में दिव्यांगों के लिए 3% या 3% का आरक्षण निर्धारित किया गया है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 466, प्रश्न संख्या 466, प्रश्न है भारतीय दंड संहिता के किस धारा के तहत महिला के साथ घरेलू हिंसा पर दंड का प्रावधान किया गया है? अंडर विच section of the Indian Penal Code there is a provision for punishment of domestic violence against women? And your options are A Article 292, B Article 477, C Article 312 and D Article 498A। अर्थात धारा 292 में, धारा 477 में, धारा 312 में या धारा 498 क में। तो भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत महिला के साथ घरेलू हिंसा पर दंड का प्रावधान किया गया है? तो 92 नहीं, 477 नहीं, 312 नहीं, बल्कि आर्टिकल 498A या धारा 498 क। धारा 498 क के द्वारा जो है भारतीय दंड संहिता में महिला के साथ घरेलू हिंसा पर दंड का प्रावधान किया गया है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498A वर्ष 1983 में भारतीय संसद द्वारा पारित की गई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क या 498A एक आपराधिक कानून है। इसमें परिभाषित किया गया है कि यदि किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार ने महिला के साथ क्रूरता की है तो इसके लिए 3 वर्ष तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 467, प्रश्न संख्या 467, प्रश्न है 18 वर्ष के नीचे के व्यक्ति के संपूर्ण मानवाधिकार को किस अधिकार के नाम से जाना जाता है? विच राइट इज नोन एज द कंप्लीट ह्यूमन राइट्स ऑफ अ पर्सन बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज? इन योर ऑप्शंस आर ए ह्यूमन राइट्स या मानवाधिकार, बी चिल्ड्रंस राइट या बाल अधिकार, सी स्पेशल राइट या विशेष अधिकार एंड डी लीगल राइट या कानूनी अधिकार। तो डियर स्टूडेंट्स, 18 वर्ष से नीचे के व्यक्ति के संपूर्ण मानवाधिकार को
किस अधिकार के नाम से जाना जाता है? हम जानते हैं कि 18 वर्ष से जो कम उम्र के व्यक्ति होते हैं उनको हम चिल्ड्रन कहते हैं, बच्चे कहते हैं। तो इस तरह से जो अधिकार होगा उसको हम चिल्ड्रंस राइट या बाल अधिकार के नाम से जानेंगे, ना कि ह्यूमन राइट्स, स्पेशल राइट या लीगल राइट। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बाल अधिकार या चिल्ड्रंस राइट। बाल अधिकार या चिल्ड्रंस राइट नाबालिगों की देखभाल और विशिष्ट सुरक्षा के रूप में बच्चों को मिलने वाला व्यक्तिगत मानवाधिकारों को कहा जाता है। तो इस तरह से चिल्ड्रंस राइट क्या है, बाल अधिकार क्या है? नाबालिगों की देखभाल और विशिष्ट सुरक्षा के रूप में बच्चों को मिलने वाले व्यक्तिगत अधिकार या व्यक्तिगत मानवाधिकार को हम बाल अधिकार के नाम से जानते हैं। बाल अधिकार सम्मेलन CRC 1989 की परिभाषा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है जब तक कि नियम में परिभाषित वयस्कता को पहले प्राप्त नहीं कर लेता वह चिल्ड्रन या बच्चा या चाइल्ड ही कहलाएगा। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 468 प्रश्न संख्या 468 प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति 1789 द्वारा किस शासक को सत्ताच्युत किया गया? Which ruler was removed by the French Revolution of 1789? And your options are A. Louis 15th, B. A है लुई 14th, B है लुई 15th, C है लुई 16th एंड D है लुई 17th। अर्थात A है लुई 14वां, B है लुई 15वां, C है लुई 16वां एंड D है लुई 17वां। तो डियर स्टूडेंट्स, फ्रांसीसी क्रांति 1789 द्वारा किस शासक को सत्ताच्युत किया गया या कौन से शासक अंतिम शासक थे? तो कौन से थे? लुई 14वां नहीं, लुई 15वां नहीं, 18वां नहीं, बल्कि क्या है लुई 16वां जो थे वो जो है अंतिम शासक थे और उन्हीं को सत्ताच्युत किया गया फ्रांसीसी क्रांति 1789 के द्वारा। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, लुई 16 या लुई 16वां। लुई 16 was the last king of the France before the fall of the monarchy during the French Revolution। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन के पूर्व कौन शासक था? वो थे लुई 16वें, उन्हीं को सत्ताच्युत 1789 की क्रांति के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 469 प्रश्न संख्या 469 प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? When was the Universal Declaration of Human Rights made by the United Nations General Assembly? And your options are A. 8 मार्च 1948 को, B. 24 अक्टूबर 1945 को, C. 12 दिसंबर 1948 को और D. 10 दिसंबर 1948 को। अर्थात 8 मार्च 1948 को, B है 24 अक्टूबर 1945 को, C है 12 दिसंबर 1948 को और D है 10 दिसंबर 1948 को। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा थी वो कब की गई थी? 8 मार्च नहीं, 12 दिसंबर नहीं, 24 अक्टूबर नहीं, बल्कि 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र को पारित किया गया था। तो 10 दिसंबर 1948, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 470 प्रश्न संख्या 470 प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज? एंड ऑप्शंस आर ए सांविधिक निकाय है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, बी संवैधानिक निकाय है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सी अ मल्टी मेंबर बॉडी है, एक बहुसदस्यीय संस्था, और डी है ए और सी दोनों अर्थात बोथ ए एंड सी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वह क्या है? वह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या संवैधानिक निकाय है। तो क्या है वो? एक संवैधानिक निकाय है या स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसमें कई मेंबर होते हैं, तो यह एक बहुसदस्यीय संस्था भी है, मल्टी मेंबर बॉडी भी है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी इज द राइट ऑप्शन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या एक सांविधिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी है और साथ ही साथ यह एक बहुसदस्यीय संस्था या मल्टी मेंबर बॉडी भी है। सो द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक संस्था या स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका गठन संसद में पारित अधिनियम के तहत हुआ था। वर्तमान में इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं, इस कारण यह एक क्या है? मल्टी मेंबर बॉडी या एक बहुसदस्यीय संस्था है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 471 प्रश्न संख्या 471 प्रश्न है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव और CHRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव और CHRI लोकेटेड? एंड योर ऑप्शंस आर ए लंदन, बी न्यू दिल्ली, सी जेनेवा एंड डी वियना। तो CHRI जिसको हम लोग कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं,
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कहाँ है? लंदन नहीं है, जेनेवा नहीं है, वियना नहीं, बल्कि न्यू दिल्ली या नई दिल्ली में स्थित है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेशनल जो CHRI जो है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मूलतः यह संगठन जो है वो लंदन में था। कौन सा संगठन? CHRI या कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, संगठन, वो पहले कहाँ था? लंदन में था, परंतु बाद में इसका मुख्यालय नई दिल्ली लाया गया। द कॉमनवेल्थ ऑफ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव हैड इट्स हेडक्वार्टर इन लंदन अंटिल 1993। 1993 तक वो लंदन में था। फिर इट शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली। उसके उपरांत यह नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। तो इस तरह से CHRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 472, प्रश्न संख्या 472। प्रश्न है, आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? तो यूनाइटेड नेशंस या संयुक्त राष्ट्र है, उसके आर्थिक और सामाजिक परिषद के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? या व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड। आर्थिक और सामाजिक परिषद के जो मेंबर होते हैं, सदस्य देश होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और आपके ऑप्शंस हैं, आपके विकल्प हैं, ए 5 ईयर्स या 5 वर्ष, बी जो है वो कहता है 4 ईयर्स या 4 वर्ष, सी कहता है 3 ईयर्स या 3 वर्ष, एंड डी कहता है 2 ईयर्स या 2 वर्ष। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद के जो सदस्य देश हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो डियर स्टूडेंट्स, जो मेंबर स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैं, उनके जो मेंबर्स होते हैं, उनका जो टेन्योर होता है वो क्या है? 5 वर्ष का नहीं है, 4 वर्ष का नहीं है, 2 वर्ष का नहीं, बल्कि 3 ईयर्स का या 3 वर्ष का है। तो ध्यान दीजिए, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य देश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 ईयर्स का होता है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन? दैट इज 3 ईयर्स या 3 वर्ष। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 473, प्रश्न संख्या 473। प्रश्न है, इन विच ईयर जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस पास्ड यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन? किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता के संकल्प को पारित किया? एंड योर ऑप्शंस आर ए 1948, बी 1949, सी 1950 एंड डी 1951। डियर स्टूडेंट्स, इन विच ईयर जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशन पास्ड यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, या किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता के संकल्प को पारित किया? यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशंस जो है कब पास किया गया? तो कब पास किया गया था? 48 ने, 49 ने, 51 ने, बल्कि 1950 में पास किया गया। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1950। By the Uniting for Peace Resolution of November 1950, however, the General Assembly granted to itself the power to deal with the threats to the peace if the Security Council fails to act after a veto by a parliament member। तो इस तरह से यूनाइटिंग फॉर पीस या शांति के लिए एकता का संकल्प कब पारित किया गया? 1950 या 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 474, प्रश्न संख्या 474। प्रश्न है, किस दिवस को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कैंसर डे? एंड योर ऑप्शंस आर ए 2 फरवरी या 2 फरवरी, बी 3 फरवरी या 3 फरवरी, एंड सी 4 फरवरी या 4 फरवरी, एंड डी 5 फरवरी या 5 फरवरी। तो डियर स्टूडेंट्स, विश्व कैंसर दिवस या वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कैंसर डे? तो कब है? 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 4 फरवरी या 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, 4 फरवरी को। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 4 फरवरी इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कैंसर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 475, प्रश्न संख्या 475। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ राज्य के सप्तांग सिद्धांत से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट? डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से कौन सा ग्रंथ राज्य के सप्तांग सिद्धांत से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट? एंड योर ऑप्शंस आर ए मनुस्मृति, बी यजुर्वेद, सी शुक्रनीति, एंड डी अर्थशास्त्र। तो डियर स्टूडेंट्स,
जो सप्तांग सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत का वर्णन तो सबसे पहले हमें अर्थशास्त्र में मिलता है, मनुस्मृति में भी इसका वर्णन है और शुक्र नीति में भी सप्तांग सिद्धांत, राज के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यजुर्वेद। प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस ग्रंथ में, कौन सा ग्रंथ राज के सप्तांग सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो मनुस्मृति संबंधित है, शुक्र नीति संबंधित है, अर्थशास्त्र संबंधित है, लेकिन यजुर्वेद संबंधित नहीं है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज अर्थात मानवाधिकार एवं कर्तव्य से संबंधित 25 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास किया है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोस को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, ढूंढ पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोज आएंगे उसकी सूचना, उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में, अगली कक्षा में अन्य 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम शीघ्र मिलेंगे, जल्द मिलेंगे, जो कि प्रश्न संबंधित होंगे आपके मानवाधिकार एवं कर्तव्य अर्थात ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज से रिलेटेड। तो ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर के हम जल्द ही हाजिर होंगे आपके लिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।